सर्द हवा बेदर्द शिकारी, घायल पंछी शाम, ऐसे मंजर से तो अच्छा है अपने घर की शाम। आज घायल पंछियों के बारे में बातचीत करेंगे। आज बातचीत करेंगे कि मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण मंत्री, जनजाति मंत्री विजय शाह के पीछे कौन सी कहानी है। आज बात इस पर भी करेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक से दिल्ली क्यों चले गए। बात इस पर भी करेंगे कि आज प्रचंड गर्मी में हनुमान बेनीवाल अगर बैठे हैं तो इसके पीछे की सियासत क्या है और हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस आ क्यों नहीं रही है, और फिर सरकार की एक कौन सी नई चाल है जो 4 सप्ताह का वक्त मांगने गए थे। उस पूरी कहानी से पर्दा उठाएंगे और कांग्रेस का प्लान क्या है ऑपरेशन तिरंगा के जवाब में। मगर शुरुआत कर लेते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान में। जिस तरह से देश में लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, मगर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती नहीं है। ये आपको असामान्य सी घटना नहीं लग रही है? अगर आपको लग रही है असामान्य सी घटना तो मैं बताता हूं आपको कि क्यों बीजेपी के लिए सामान्य सी घटना है विजय शाह से इस्तीफा नहीं लेना। दरअसल इस देश में जाति और धर्म की राजनीति देश से बड़ा होता चलता जा रहा है, चाहे जो भी पार्टी हो। विजय शाह का पूरा नाम है कुंवर विजय शाह। ये आदिवासियों के सबसे बड़े राजघराना के आदिवासियों के पूर्व महाराज हैं और मकड़ाई राजघराने के इस पूर्व महाराज ने जब कर्नल सोफिया कुरैशी पर हमला बोला तो देश के तमाम हिस्सों में लोगों में गुस्सा और नाराजगी दिखाई दी, मगर जमीन पर अपने पूर्व राजघराने के प्रति आदिवासियों में इतना प्रेम और सम्मान है कि बीजेपी को कुछ भी इसमें बुरा नहीं लग रहा है कि विजय शाह को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। दरअसल ये ट्राइबल वोट कार्ड है। इस देश में दलित और आदिवासी ओबीसी को लेकर जिस तरह से एक राजनीति लोग अपने सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं, अब देश क्या सोच रहा है इस बारे में मत जाइए आप। बाप पार्टी के विधायक कृष्ण पटेल जब पकड़े जाते हैं तो आदिवासी समाज इसे आदिवासी समाज के खिलाफ साजिश करार देता है जहां पर बाप पार्टी का प्रभुत्व है। ठीक उसी तरह से ये जो इलाका है हरदा के इलाके में बिना कोई चैलेंज के अगर 60,000 से जीत रहे हैं, लगातार 8वीं बार जीतने वाले कुंवर विजय शाह हैं बीजेपी के नेता, जो आदिवासियों के बड़े नेता हैं। और कांग्रेस जब उस इलाके में इन पर हमला बोल रही है तो बीजेपी को इससे बड़ा सियासी फायदा उस इलाके में हो रहा है। आप इस बात को समझिए। इसीलिए आज कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले पर हाई कोर्ट से भी टकराने के मूड में बीजेपी के मध्य प्रदेश सरकार आ जाती है, जब हाई कोर्ट को लगता है कि पूरी तरह से मन से एफआईआर दर्ज नहीं की गई और सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी करता है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं जाने भी दो यारों। तो आप समझिए ये वोट की राजनीति कितनी तगड़ी है और बीजेपी के लिए उस इलाके में आदिवासी वोट बैंक में ये फायदे का सौदा है। तभी इस तरह से कहा जा रहा है कि खून का घूंट पीकर भी कुंवर विजय शाह को बर्दाश्त किया जा रहा है। और यकीन मानिए अब उनका कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उस इलाके में आदिवासियों में उनकी अच्छी पैठ है और पूरे इलाके में प्रभाव है। उस इलाके में बीजेपी के दबदबे की वजह भी यही बताए जाते हैं। तो आप समझिए
आज बिहार में जब राहुल गांधी दलित कार्ड खेल रहे थे और अंबेडकर छात्रावास में, जहां का प्रशासन कह रहा था कि छात्रावास मीटिंग करने की जगह नहीं है राजनीतिक मीटिंग की, मगर वो दलित कार्ड खेलते हुए सड़क पर नजर आ रहे थे, तो समझिए कि कोई कहीं आदिवासी कार्ड खेल रहा है, कोई कहीं दलित कार्ड खेल रहा है। सियासी फायदे पहले हो गए हैं, देश बाद में, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि मोदी विरोध और मोदी की भक्ति बीमारी की प्रकाष्ठा पार कर चुका है। जब वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने तक के मानसिक बीमारी हो जाए, जब कूनों में आए चीता की मौत पर आप खुश होने लगे क्योंकि मोदी लेकर आया था, जब आप राफेल का, माफ कीजिएगा पाकिस्तान का, तो समझिए कि आप मोदी विरोध के किस मानसिकता में, बीमार मानसिकता में जीने लगे हैं। और जब आप इस्लामाबाद में घुस जाते हैं, कराची पर कब्जा कर लेते हैं, तो समझिए आप मोदी भक्ति की किस मानसिकता में जीने लगे हैं। ये दोनों ही चीजें अपने आप में एक तरह से निरपेक्ष सोच को सामने रखने में बाधा उत्पन्न कर रही है। पर मुझे लग रहा है कि देश ऐसे ही चला है और देश ऐसे ही चलेगा, इसलिए इन बातों को छोड़कर हम लौटते हैं राजस्थान की सियासत की तरफ। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को किसी ने दिल्ली बुलाया है या फिर भजनलाल शर्मा दिल्ली गए हैं? अचानक से उनके दिल्ली जाने की सूचना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? ये सुबह की तस्वीर थी तिरंगा यात्रा की, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई दे रहे थे तिरंगा यात्रा में, मगर उसके बाद वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। जबकि अखबार में ये खबर थी कि स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत के नाम पर एक लाइब्रेरी का संचालन शुरू हो रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जयपुर पधार रहे हैं। मगर ये खबर आई कि भजनलाल शर्मा दिल्ली जा रहे हैं। अब जितनी मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरह से जमीन पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए और लोगों को बताया जाए कि एक बड़ी सफलता है, इसकी रणनीति के लिए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी सियासी कामकाज के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि अब सीमा पर कोई तनाव नहीं है और राजस्थान में बैकलॉग चल रहा है मंत्रिमंडल में विस्तार का, या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ब्रांडिंग का, या फिर अधिकारियों में फेरबदल का। बहुत सारे सियासी कामकाज हैं वो रुके पड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी जुड़ा हुआ है। मगर वजह जो भी हो सकता है कि भजनलाल शर्मा यमुना जल के लिए गए हों या फिर ईआरसीपी के लिए गए हों, कुछ पैसे बकाया हो उसके लिए गए हों, क्योंकि आर्थिक संकट तो राजस्थान में बना ही हुआ है। मगर अघोषित रूप से आप दिल्ली जाते हो तो अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। अब देर रात तक किससे किससे मिलने की तस्वीरें आती है, उस पर तय होगा कि भजनलाल शर्मा किस लिए गए हैं। क्या अमित शाह से मुलाकात होती है, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, और क्या बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है? मगर फिलहाल अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि किस किस से मुलाकात होगी और क्या बात होगी। इसीलिए सियासी अटकलों का बाजार गर्म है राजस्थान में। उधर कांग्रेस भी अब तिरंगा यात्रा के जवाब में जय हिंद यात्रा निकालने जा रही है। देखिए, सेना के पराक्रम पर ऐसी लूट आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। पहले कांग्रेस ने जय जवान जय किसान यात्रा निकाली, उसके जवाब में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, और उसके भी जवाब में अब कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकालेगी। यह अच्छी बात है कि राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत सियासी पार्टियों को राष्ट्र प्रेम का अलग जनता में जगाना चाहिए, और इसी बहाने कम से कम जनता के बीच तो ये रहेंगे,
पता तो चलेगा कि इन यात्राओं में बहुत सारे जीवन संघर्ष की यात्राएं भी जुड़ी होती हैं। मगर मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि सरकार कह रही है, ऑनगोइंग है और इसे लेकर सियासत लंबी भी चलेगी, क्योंकि बीजेपी इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बताएगी और ये सच्चाई भी है। मैं बॉर्डर से आया हूं और ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 1971 के बाद भारतीय सेना की एक बड़ी उपलब्धि थी कि बिना नुकसान हुए पाकिस्तान को बड़ा नुकसान दिया है। उस हालात में जब तुर्की और चीन, अजरबैजान जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे, भारत अकेले ही पाकिस्तान को मजा चखाने में सक्षम था। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत अकेले पड़ गया है। यह मसला अकेले का नहीं होता है। जैसे जैसे आपका कद आगे बढ़ेगा, आपकी स्वीकार्यता में कमी आएगी, क्योंकि अभी तक भारत निचले पायदान पर माना जा रहा था विकासशील देशों में। अब वो विकसित देशों के श्रेणी में घुसने के लिए होड़ कर रहा है। तो फिर एक अगड़ी जातियों का एक मानसिकता जो होता है, वही विकसित देशों की मानसिकता है और उसमें वो अवरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे। मगर भारत के सैन्य पराक्रम इसी बहाने दुनिया ने देखा है और ये सबके लिए गर्व की बात है, चाहे आप कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो। यात्राओं में शामिल होइए, मगर दिल में देशभक्ति का ज्वार ही रखिए। ईश्वर से प्यार करना भक्तों से प्यार करना है और भक्तों से प्यार करना ईश्वर से प्यार करना है। अल्लाह से मोहब्बत करना बंदों से मोहब्बत करना है और बंदों से मोहब्बत करना अल्लाह से मोहब्बत करना है। ईश्वर अल्लाह से मोहब्बत करो और बंदों और भक्तों से नफरत करो तो फिर आप नकली हो। उधर लौटते हैं हम सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर हो रही सियासत पर। आज कितनी प्रचंड गर्मी है जयपुर में। अगर आप जयपुर में रह रहे हो तो एक बार निकल कर देखिएगा। जब हनुमान बेनीवाल 3 बजे की प्रचंड गर्मी में अपने निवास से निकलकर शहीद स्मारक पहुंच रहे थे, तो असामान्य गर्मी में कम भीड़ के बीच भी उनका जोश देखने वाला था। उनसे बातचीत हो रही थी तो ये बता रहे थे कि ये हमारा पुराना शगल है। जब मैं महावीर स्कूल में पढ़ रहा था और यूनिवर्सिटी में मंडल आयोग को लेकर आंदोलन हो रहा था, तो सेंट जेवियर और महावीर स्कूल के बच्चों को लेकर मैं नेतागिरी करने उस समय यूनिवर्सिटी पहुंच गया था। तो मेरा पुराना शगल है। अगर सरकार ये सोचती है कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर निर्णय लेने में मुझे थका देगी, तो शायद मैं सरकार को थका दूंगा। और मुझसे बच रही है सरकार कि कहीं हनुमान बेनीवाल को श्रेय न मिल जाए, तो फिर सरकार की किरकिरी भी करा दूंगा मैं। हनुमान बेनीवाल को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं भीड़ नहीं आ रही है या फिर कब तक बैठेंगे, मगर उनसे बातचीत करने के दौरान आपको अनुभव होगा कि उनके जोश में जरा से भी कमी नहीं है। अभी भी जवानी वाला जोश, बच्चों वाला जोश उनका बरकरार है, ये जानते हुए कि पता नहीं कब फैसला होगा, क्योंकि कोर्ट ने एक बार फिर से तारीख दे दी है। अब कोर्ट ने कहा है कि 26 मई को सुनवाई होगी और उस दिन तक राजस्थान सरकार ये बताए कि उसका क्या फैसला है। अगर नहीं बताएगा तो हम इससे जुड़े हुए अधिकारियों पर जुर्माना लगाएंगे। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार से हाईकोर्ट क्यों पूछ रहा है। जब सरकार ने बता ही दिया है, विज्ञान शाह ने बता ही दिया है, तो सरकार की मंशा अब भी कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, सरकार से ही पूछ के जब डिसीजन होना था तो बच्चे हाईकोर्ट क्यों गए थे, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो मुझे या किसी को भी लगता है कि इस देरी से ज्यादा नुकसान हो रहा है। खारिज कर दो या एक्सेप्ट कर लो, या तो खुशियां मना ले जो रद्द कराना चाहते हैं,
या वो खुशी मना लें जो रद्द नहीं कराना चाहते हैं, या फिर दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही है दोनों पक्षों में से। हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होने वाला है इस मामले में। मगर बीजेपी सरकार ने 4 सप्ताह का वक्त क्यों मांगा है? अगर 4 सप्ताह का वक्त मांगा है तो इसी से हाई कोर्ट को समझ जाना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है। मगर पता नहीं क्या सोच रहे हैं, और हो सकता है कि जज साहब आखिरी तक मौका देना चाहते हों राजस्थान सरकार को, ताकि यह ना कहा जाए कि कोर्ट ने कोई जल्दीबाजी की है या फिर राज्य सरकार पूरी तरह से जांच नहीं कर पाई थी और बीच में ही फैसला हो गया है। मगर वही कमेटी फिर 21 मई को बैठेगी जो कमेटी निर्णय दे चुकी है। वो कमेटी अपने ही निर्णय को कैसे बदलेगी? हो सकता है कह दे कई फैक्ट्स आ गए हैं और नए आलोक में, इस आलोक में हमें नई रोशनी मिली है और अपने पिछले निर्णय को पलट दे, ये भी हो सकता है। मगर क्या हाई कोर्ट जब राज्य सरकार से बार बार पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं हमें बताएं, तो क्या राज्य सरकार का फैसला कोई बाउंडिंग है? पता नहीं। मुझे लग रहा है कि इन सारी चीजों पर राजस्थान सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर पढ़ा जाने वाला और जनता के बीच बातचीत होने वाला टॉपिक बन चुका है। अच्छा काम करने के बावजूद अपनी किरकिरी कैसे करा लेते हैं, कोई इस बात से सीखे। जिस बात को हम कह रहे थे कि यह मसला ऐसा नहीं है कि हनुमान बेनीवाल इसलिए बैठे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने कहा ना शुरू में, कि चाहे विजय शाह का मामला हो या फिर राहुल गांधी का मामला हो, ये जाति और धर्म या सोफिया कुरैशी का मामला हो, जाति और धर्म लोग अपनी सहूलियत के साथ चुन लेते हैं। कुछ लोगों ने फोन करके कहा कि ज्यादा राजपूत जाति के थानेदार बन गए हैं, इसलिए हनुमान बेनीवाल बैठे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि बिश्नोई समाज के युवकों को भड़का दिया गया था कि हनुमान बेनीवाल तुम्हारे समाज के खिलाफ हैं। ये जाति और धर्म के नाम पर मुझे लग रहा है कि इस तरह से इस आंदोलन को खांचों में नहीं बांटना चाहिए, पर यह एक हकीकत है। और हकीकत यह है कि पेपर लीक, अब बताइए, जो आज अखबार में खबर छपी है, उस खबर को पढ़ने के बाद यह कोई सामान्य खबर है क्या कि पद्मा चौधरी की रैंकिंग 24वीं से 39 कर दी गई, इसलिए कि वो 34 नंबर का जो प्रश्न था अंग्रेजी का, उसमें पहले 0 नंबर मिले थे और फिर 7 नंबर दे दिए गए थे, इसलिए रैंकिंग बढ़ गई। कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। पद्मा चौधरी को 0 के बदले 7 किसने दिया था? कोई जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होगी। क्या इस तरह का खेल आरएस 2018 में खूब हुआ है? पता नहीं। यह सबसे बड़ा मसला है सीबीआई जांच के देने के लिए कि 2018 के आरएस की रैंकिंग बदल रही है, क्योंकि अगर अखबार की माने तो 34 नंबर प्रश्न के आगे 0 से 7 किया गया था। यह और लोगों के साथ भी हुआ है क्या? क्योंकि जो छात्र उस समय आंदोलन कर रहे थे या बहुत सारे अधिकारी जिनके मातहत आरएस 2018 में आरपीएस 2018 वाले लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी अगर सही जांच हो जाए तो पता नहीं ये मामला कहां से कहां चला जाए। मगर पता नहीं क्या हो गया। कल भी हमने कहा था कि अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कोई बीजेपी का नेता बचा था क्या जिसने कहा था कि अशोक गहलोत सरकार के दौरान हुए पेपर लीक की जांच हम सीबीआई से नहीं कराएंगे या फिर कठोरता से जांच नहीं करेंगे। सब के सब गजनी बन गए, कुछ याद ही नहीं है। सत्ता का संस्कार एक जैसा होता है, मैं बार बार कहता हूं आपसे, मगर करें क्या? कैसे पूरा का परिवार कैसे? देखिए, आज सरकार ने एक लिस्ट सौंपी है कि हमने कितने एसआई ट्रेनी को बर्खास्त किए। उनका रैंक देखिएगा, बर्खास्त हुए ट्रेनी का, एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, 1 3 5 6 10, यानी 10 में हो गए 1 2 3 4 5। 10 में से 5 तो फर्जी थे। फिर आइए 11 13 18 20 22, यानी कि अगले 10 में
4 फर्जी हो गए। फिर आइए 24, 28, 34, 40, 52, 69, 72, 79, 86, 88, 55, 87, 92, 99, तो 100, 1 से लेके 100 नंबर 1 भी है और 100 नंबर भी है। अब इतने सारे जो 100 के अंदर की रैंक बता रहा हूं आपको, 100 के अंदर अगर इतने सारे फर्जी हैं तो फिर इस परीक्षा की पवित्रता संदिग्ध हुई या नहीं हुई, इस परीक्षा की पवित्रता भंग हुई या नहीं हुई, ये सामान्य सा सवाल अगर कोई सरकार से पूछ रहा है तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो सकता है। पर आखिरी फैसला तो सरकार को लेना है, सरकार तो सरकार होती है और कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। अब इतने दिन इंतजार कर लिए तो 10 दिन और सही। मगर ये जो कहानी है, हम साथ साथ हैं, देवरानी डमी उम्मीदवार, देव ने लगाई फर्जी डिग्री, ये ऐसी कहानी है कि पहले पेपर खरीदने का इंतजाम कर लेते और चूंकि अनपढ़ हैं तो दूसरे राज्य से जाकर डिग्री भी ले आते थे फर्जी। बताइए पिछले 20 सालों में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने क्या हाल किया है। अशोक गहलोत को ये कांग्रेस का ही हिम्मत कहिए कि एआईसीसी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ले रही है, जिस मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। उस मुख्यमंत्री का साहस देखिए कि एयरपोर्ट पर भी बाइट देते हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, एआईसीसी के हेडक्वार्टर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या जनता को झेलना चाहिए ऐसे नेता को जिसने राजस्थान की एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी? ये सबसे सवाल है। ये सवाल इसलिए है कि एसआई भर्ती 2021 में जो ये समेता पकड़ी गई है, उसकी जगह उसकी डमी बैठी थी संगीता विश्नोई की भाभी और भाई। ये दोनों मध्य प्रदेश से बीपीएड का फर्जी डिग्री लेके आए थे और ये इनका चयन जो है, संगीता भाभी विमला की जगह पीटीआई चयन भर्ती परीक्षा में बैठी थी और संगीता भागी हुई है, जिसको लेकर खोजा जा रहा है। समेता, विमला, संगीता और उसका भाई, ये सारे के सारे पूरे का पूरा परिवार जो है बैकडेट में डिग्री लाकर और नौकरी में लग गया था। इस तरह के हालात अगर राजस्थान में थे तो आप समझिए कि क्या हालात थे। मजे की बात है कि जो हम मॉक इंटरव्यू उत्कर्ष क्लास का आपका दिखाते हैं वायरल वीडियो में, वो उत्कर्ष में जब जवाब नहीं दे पा रहे थे तो आरपीएससी में कैसे जवाब दिए थे। इसलिए कह रहे हैं कि इंटरव्यू की भी जांच उतनी होनी चाहिए जितनी लिखित परीक्षा की। मगर जब कुएं में भांग पड़ी हो तो फिर हर कोई नशे में ही तो मिलेगा। गांव में कुएं से तो पानी पीना है, जब नशे में ही है तो फिर क्या बात करनी है। अब देखिए क्या होता है इस मसले में कुल मिलाकर। मगर ये कहा जा सकता है कि हालात ठीक नहीं है। अब ये मैं दिखा रहा था, विधायक पितलिया मुर्दाबाद नारे लगाने वाले आरोपियों को जेल भेजा। ये सहाड़ा के विधायक है लादूलाल पितलिया। अब लादूलाल पितलिया किसी कार्यक्रम में गए, गांव वाले नाराज थे, अगर मान लीजिए नारेबाजी कर भी दिए तो फिर इस कदर गुस्साने की क्या जरूरत है कि गांव वालों को जेल भेज दिए। मैं पता नहीं कौन एक वीडियो शेयर कर रखा था ट्विटर पर, मैं देख रहा था कि राजेश पायलट सामने बैठे हुए थे और एक टीवी कार्यक्रम का शो था, एक महिला थी बीजेपी की कार्यकर्ता, पता नहीं किन किन शब्दों में उनसे बातचीत कर रही थी और मुस्कुरा रहे थे। राजनेताओं को सुनने का धैर्य होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में 1-1 घंटे का भाषण देते हो, जनता सुनती ही तो है। उस धैर्य को भी तो देखो। अगर कोई चारा नहीं मिल रहा है, नारेबाजी हो भी गई तो क्या जेल में डाल दोगे? मुझे लग रहा है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और जो भी ग्रामीण हो सकता है किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हो, तो लोकतंत्र में इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए, हालांकि अच्छी बात नहीं है, फिर भी इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि जेल में ना डाला जाए। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।